तुम लोग शांत नहीं रहा जाता है। तो मैंने अभी आपको बताया कि आज हम लोग नया चैप्टर शुरू करेंगे जिसका नाम क्या है, इक्विलिब्रियम। और इक्विलिब्रियम में दो पोर्शन आप लोगों को पढ़ना है। पहला है केमिकल, दूसरा है आयनिक इक्विलिब्रियम। कोई दिक्कत? समझ रहे हैं बातों को? ठीक है। देखिए ध्यान से सुनिए आप कहानी। इक्विलिब्रियम की चर्चा वैसे मैं कल से ही कर रहा हूं, पिछले क्लास में भी इक्विलिब्रियम की कुछ बातें हुई थी। इससे पहले भी आपने इक्विलिब्रियम के बारे में पढ़ रखा होगा, और इस सेक्शन में भी आप इक्विलिब्रियम के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले सवाल आता है कि जब हम इक्विलिब्रियम का नाम लेते हैं तो वो फिजिक्स वाला कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में आ जाता होगा कि दो सिस्टम है और दोनों के बीच नेट फोर्स 0 है। तो आप कहते थे ना कि दोनों सिस्टम किस स्टेट में है, इक्विलिब्रियम के स्टेट में। ये कॉन्सेप्ट बेसिक कॉन्सेप्ट है जो आ जाता है दिमाग में। अब वहां पे तो एक दो फिजिकल सिस्टम लेते थे, फोर्स के टर्म में बातें करते थे, वहां इक्विलिब्रियम के कुछ अलग मायने थे। वो मायने यहाँ पे नहीं लगाएंगे। पहली बात, वहां पे जो कॉन्सेप्ट था वो वहीं रखेंगे, यहाँ पे जो मैं पढ़ाऊंगा वो अप्लाई करना है। ठीक। यहाँ पे जो इक्विलिब्रियम आपको पढ़ना है वो एक केमिकल रिएक्शन में, केमिकल प्रोसेस में, या फिर किसी फिजिकल प्रोसेस में जब चेंज होता है और चेंज होने के बाद एक ऐसा स्टेट आता है जिधर रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड में नेट चेंज होता हुआ दिखाई नहीं देगा, और उसी स्टेट को हम लोग क्या नाम देते हैं, इक्विलिब्रियम। क्या नाम देते हैं, इक्विलिब्रियम। ये जनरल सेंस है कि आपको उस पॉइंट पे स्टेट चेंज होता हुआ दिखाई नहीं देगा। ठीक है। अब स्टेट चेंज होता हुआ दिखाई नहीं देगा तो उस स्टेट का नाम या उस पॉइंट का नाम दे देते हैं इक्विलिब्रियम पॉइंट। तो सारी बातें इसमें किसके लिए की जाएगी, एक केमिकल रिएक्शन के लिए, जो केमिकल रिएक्शन क्या कर सकता है, इक्विलिब्रियम अटेन कर सकता है। कोई दिक्कत? तो अभी मैंने बताया कि इक्विलिब्रियम दो टाइप के होंगे, एक होगा केमिकल इक्विलिब्रियम, एक होगा, दोनों में मुद्दा वही है। वहां पे आयनिक के टर्म में बातें करते हैं तो कुछ कंसिक्वेंसेस खाली अलग हो जाती हैं इससे, बाकी यहाँ की जितनी भी थ्योरी होती है सब वहां पे अप्लाइड होती है। कोई दिक्कत? बेसिक है। पहले हम लोग केमिकल इक्विलिब्रियम पढ़ेंगे, उसका नेक्स्ट सेक्शन कौन सा इक्विलिब्रियम पढ़ेंगे, आयनिक इक्विलिब्रियम पढ़ेंगे। समझ रहे बातों को? तो अभी जो हम लोग इक्विलिब्रियम पढ़ेंगे, कौन सा इक्विलिब्रियम, कौन सा इक्विलिब्रियम पढ़ेंगे, केमिकल इक्विलिब्रियम। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने अभी अभी डेफिनेशन बोला आपको इक्विलिब्रियम का। कैसा डेफिनेशन बोला, कि वैसा स्टेट जिसमें आपको रिएक्शन में कोई चेंज होता हुआ दिखाई नहीं दे, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इक्विलिब्रियम स्टेट। क्या बोलेंगे उसको, इक्विलिब्रियम स्टेट। ठीक है। और भी डेफिनेशन बताऊंगा, ये बहुत बेसिक डेफिनेशन है।
ठीक है, तो अगर कोई फिजिकल सिस्टम है या केमिकल सिस्टम है, उस पॉइंट पे आके अगर आपको चेंज दिखाई नहीं देता है तो उसको हम लोग बोलते हैं इक्विलिब्रियम स्टेट। जैसे कि मान लीजिए दो फिजिकल सिस्टम ही है, एक है ए और दूसरा है बी। ठीक, कोई दिक्कत? इस साइन का मतलब तो सभी लोग भली भांति समझते हैं। ये कैसा प्रोसेस है? रिवर्सिबल प्रोसेस। ठीक है, ए टू बी भी फॉर्म हो रहा है और बी टू ए भी फॉर्म। मान लीजिए एट टी इक्वल टू टी नॉट, किसी टाइम टी नॉट पे इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश हो जाता है। क्या हो जाता है? इक्विलिब्रियम क्या हो जाता है? इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश्ड हो जाता है। ठीक, अब जैसे ही इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश होगा तो आप ये बात को समझ जाएंगे कि अब यहां से कोई चेंज होता हुआ दिखाई नहीं देगा। अब आपके मन में सवाल आएगा, ये कुछ कुछ जो बोल रहे हैं, कुछ चेंज होता, कुछ चेंज होता, ये पता कैसे चलेगा? पता कैसे चले? ऐसा कौन सा कंडीशन आप रखना चाह रहे हैं जिससे ये पता चल जाएगा कि वो चेंज नहीं हो रहा है, तो हम कह देंगे कि इक्विलिब्रियम अटेन नहीं हो रहा है या हो रहा है। तो कुछ ऐसा आपको दिखना चाहिए, नहीं, कुछ प्रॉपर्टी वहां से निकल के आनी चाहिए जिससे आपको पता चल सके कि इक्विलिब्रियम अटेन हो रहा है। तो ऐसी बहुत सारी प्रॉपर्टी है जिससे आपको पता चल जाता है कि इक्विलिब्रियम अटेन हो रहा है। ठीक है, मैं उस प्रॉपर्टी का कुछ नाम ले लेता हूं तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। पहला जो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है वो है आपको कंसंट्रेशन। कौन सी प्रॉपर्टी है? कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन का मतलब समझ रहे हैं ना? अब ऐसा ना हो कि क्लास के इस दौर में आके मुझे कंसंट्रेशन का मतलब समझाना पड़े। हाँ, आप समझ रहे हैं? क्या नाम है? गोपाल, नॉट गोपाल, सुधांशु, समझते हैं कंसंट्रेशन का मतलब? हाँ हाँ, ठीक है, अच्छी बात है। डिस्टर्ब मत करो। देखिए ध्यान से, मैंने कहा कि पहले तो आप कंसंट्रेशन से पता कर लेंगे कि इक्विलिब्रियम आ चुका है कि नहीं। आप बोलेगा कैसे? मान लीजिए टी इक्वल टू टी नॉट पे इसका इक्विलिब्रियम अटेन हो रहा है। अब होगा क्या कि ओवरऑल कंसंट्रेशन जो है आपको चेंज होता हुआ दिखाई नहीं देगा। ओवरऑल जो कंसंट्रेशन है वो चेंज होता हुआ दिखाई नहीं देगा। आपको लगेगा क्या कि ए का कंसंट्रेशन एंड बी का कंसंट्रेशन, दोनों का कंसंट्रेशन क्या हो गया है? सेम हो गया। सेम होगा नहीं, लेकिन हो सकता है कि आपको दिखाई दे। आगे आपको बताऊंगा कि होता क्या है, लेकिन ओवरऑल कोई चेंज होता हुआ दिखाई नहीं देता है। तो अगर आप कंसंट्रेशन का ये पॉइंट पकड़ लेते कि हाँ कंसंट्रेशन चेंज नहीं हो रहा है, तो आप कह सकते हैं कि ये इक्विलिब्रियम का पॉइंट हो सकता है। तो कंसंट्रेशन एक प्रॉपर्टी है जिससे आप इक्विलिब्रियम पॉइंट बता सकते हैं। समझ रहे बातों को? इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश हुआ है कि नहीं हुआ है, ये आपको पता चल सकता है किससे? कंसंट्रेशन से। ठीक है, जो दूसरी एक प्रॉपर्टी है वो कैसी प्रॉपर्टी है? प्रेशर। कैसा प्रॉपर्टी है? अब आप बोलेंगे कि प्रेशर तो हर जगह एप्लीकेबल है नहीं, सॉलिड स्टेट के केस में, लिक्विड स्टेट के केस में तो आप प्रेशर को अप्लाई कर नहीं पाइएगा। लेकिन अगर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट किसके टर्म में है? गैसियस स्टेट में है, तो प्रेशर से भी आप इक्विलिब्रियम का स्टेट बता सकते हैं। अब होगा क्या? टी इक्वल टू टी नॉट पे प्रेशर आपको चेंज होता हुआ दिखाई नहीं देगा। तो जब ऐसा दिखाई नहीं देगा, इसका भी पार्शियल प्रेशर एंड इसका भी पार्शियल प्रेशर में कोई चेंज होता हुआ दिखाई नहीं देगा ओवरऑल, तो आप क्या बोलेंगे कि हाँ इक्विलिब्रियम अटेन हो चुका है। समझ रहे बातों को? तो ये दो पॉइंट है, जनरली इस चैप्टर में यही दो पॉइंट यूज करूंगा। और भी एक पॉइंट काफी यूजफुल होता है जो लैब वैब में यूज किया जाता है, वो होता है कलर। कलर से भी आप इक्विलिब्रियम के पॉइंट को
जान सकते हैं कि इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश हुआ है कि नहीं है। अब होता क्या है, कुछ रिएक्शन रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट फॉर्म कर रहा है, प्रोडक्ट टू रिएक्टेंट फॉर्म कर रहा है। इसका क्या होता है, आपको कलर चेंज धीरे धीरे दिखता है टाइम के अकॉर्डिंग। ठीक है, अब क्या करिएगा, जैसे इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश होगा टी इक्वल टू टी नॉट पे आपको एक स्टेबल एक यूनिक कलर दिखना शुरू हो जाएगा। तो जब ऐसा कोई आपको कॉन्सिक्वेंसेज दिखने लगेगा, तब भी आप उस पॉइंट को क्या कह सकते हैं कि इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश हो चुका है। तो इक्विलिब्रियम को बताने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, कंसंट्रेशन हो सकते हैं, प्रेशर हो सकते हैं, या फिर कलर के माध्यम से भी आप इक्विलिब्रियम को बता सकते हैं। ऐसी कोई बात नहीं कि हम एक ही के माध्यम से बताएंगे। इस चैप्टर में अगर हम देखेंगे तो दो चीजों का खूब यूज होगा, कंसंट्रेशन एंड प्रेशर। ठीक है, हम इन्हीं दोनों के माध्यम से आपको इक्विलिब्रियम पॉइंट का डिस्कशन करेंगे। यहां तक किसी को समझने में कोई डाउट है? कोई डाउट है? नहीं है डाउट। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे कैसे बढ़ेंगे? मैंने कहा, क्या हुआ? मैंने कहा इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश हो चुका है। ठीक है, अब इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश हो चुका है तो ओवरऑल कोई चेंज आपको दिखाई नहीं देगा। अब ओवरऑल चेंज दो कारणों से दिखाई नहीं दे सकता है। कौन सा हो सकते हैं दो कारण? आप ध्यान से देखिए, अगर इस पूरे रिएक्शन को देखें तो इसमें ओवरऑल चेंज दो तरीकों से दिखाई नहीं पड़ सकता है। पहला, एक तो ये जो A2 बन रहा था और ये जो B2A हो रहा था, ये दोनों क्या हो जाए, इक्विलिब्रियम पे आके क्या हो जाए, स्टॉप हो जाए। क्या हो जाए? स्टॉप हो जाए। नहीं, तब ना आपको चेंज नहीं दिखेगा। ऐसा हो सकता है A2B बन रहा था और B2A बन रहा था, तो A और B इक्विलिब्रियम पॉइंट पे आके क्या हो जाए, फर्दर अपने में कोई चेंज ना लाए, उन दोनों का कंसंट्रेशन क्या हो जाए, सेम हो जाए। समझ रहे हैं बातों को? हाँ, ये बातें समझ रहे हैं? तो ये एक केस हो सकता है। तो जब ये दोनों आपस में फॉर्मेशन ही नहीं करेंगे, या फिर ना A2B बनेगा B2A बनेगा, तो क्या हो जाए, इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो गया। दूसरा केस एक और हो सकता है। क्या हो सकता है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ ए और रेट ऑफ चेंज ऑफ बी भी अगर दोनों बराबर हो जाए, तभी तो आपको नेट चेंज जीरो दिखेगा। समझ रहे बातों को? इस केस में भी तो नेट चेंज जीरो दिखेगा। इसका जो आपको चेंज होने का दर है और बी का जो चेंज होने का दर है, दर मतलब रेट, वो दोनों सेम हो जाए, तभी नेट चेंज क्या दिखेगा आपको, जीरो ही दिखेगा। तो मेरा कहने का यहाँ सिंपल मतलब है कि इक्विलिब्रियम अटेन होने के दो तरीके हैं। पहला तरीका है कि ए और बी में कोई चेंज ही ना आए इक्विलिब्रियम पे, और दूसरा है कि दोनों का चेंज तो हो रहा है, चेंज दोनों का हो रहा है दूसरा कंडीशन में, लेकिन उन दोनों का रेट क्या होगा, सेम होगा। ठीक है, तो एक को नाम हम लोग देते हैं स्टैटिक इक्विलिब्रियम। क्या नाम देते हैं? ठीक है, और दूसरे को हम लोग नाम देते हैं डायनामिक इक्विलिब्रियम। क्या नाम देते हैं? डायनामिक इक्विलिब्रियम। ठीक है, जब स्टैटिक इक्विलिब्रियम में क्या है, देखिए ध्यान से, मैंने क्या बोला, देयर इज नो चेंज appears in reactant and ठीक है, ये कैसा है, स्टैटिक इक्विलिब्रियम। दूसरा है आपको डायनेमिक इक्विलिब्रियम। ये क्या है कि चेंज तो होगा, लेकिन रेट ऑफ चेंज ऑफ रिएक्टेंट जो होगा वो इक्वल होगा किसके, रेट ऑफ चेंज ऑफ प्रोडक्ट के। समझ रहे बातों को?
द रेट ऑफ चेंज ऑफ रिएक्टेंट इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ प्रोडक्ट। इसको हम लोग क्या नाम देते हैं? डायनेमिक इक्विलिब्रियम। ठीक है, डायनेमिक मतलब समझ रहे हो ना? डायनेमिक का मतलब ही होता है द सिस्टम इज इन इवॉल्विंग स्टेट। कैसा है? सिस्टम इज इन इवॉल्विंग स्टेट। जैसे मैं कहता हूं ना टाइगर बहुत डायनेमिक पर्सनालिटी का बंदा है, इसका मतलब है टाइगर लगातार अपने आप को क्या कर रहा है? इवॉल्व कर रहा है। भले ही नेगेटिव डायरेक्शन में कर रहा है लेकिन इवॉल्व तो कर रहा है। ठीक है। और स्टैटिक, मैं कहता हूं ना पांडे बहुत ही स्टैटिक है, आराम से चिल होके बैठा है, कोई चेंज वेंज नहीं सर, अपन 2 साल बाद भी ऐसे ही मिलेंगे। ठीक है, तो उसको बोलते हैं हम लोग स्टैटिक इक्विलिब्रियम। अच्छा, अब आप बोलेंगे सर पढ़ेंगे कौन सा, स्टैटिक पढ़ेंगे कि डायनेमिक पढ़ेंगे? दोनों पढ़ने से कोई फायदा नहीं है। स्टैटिक में कुछ हो ही नहीं रहा है, वो सिर्फ बैठा हुआ है। जो सिर्फ बैठा हुआ है, चेंज ही नहीं हो रहा, उसको हमको पढ़ने का भी कोई जरूरत। पूरे के पूरे कोर्स में क्या पढ़ाया जाना है? डायनेमिक इक्विलिब्रियम। तो मैं इसकी चर्चा भी नहीं, तो मैं अभी से जब इक्विलिब्रियम बोलूंगा तो कौन सा सेंस आना चाहिए? ना कि स्टैटिक इक्विलिब्रियम। समझ रहे हो विशाल? तुम समझ रहे हो ना? तुम्हारे दिमाग में कौन सा आएगा स्टेट? डायनेमिक इक्विलिब्रियम। कौन सा इक्विलिब्रियम? आप लोग इसको 2 मिनट में लिख लीजिए, तो ज्यादा देर मत कीजिए। क्या हुआ? तो पीछे चले जाओ। तुमको भी ठंडा लग रहा है? अच्छा, तुमको ही लग रहा है? ठीक है, जाओ जाओ। हम्म।
ठीक है, आगे चले। देखिए प्रॉपर्टी ऑफ इक्विलिब्रियम क्या हो सकते हैं। तो पहला प्रॉपर्टी तो मैंने आपको बता दिया कि कुछ पैरामीटर है वो आपको चेंज होता हुआ दिखाई देगा, देगा कुछ ना कुछ पैरामीटर तो चेंज होता हुआ दिखाई देगा। ठीक है, सम पैरामीटर appears टू, ये पहला है। दूसरा मैंने आपको बता दिया कि अगर इक्विलिब्रियम की बात करेंगे तो वो कैसा होना चाहिए, डायनेमिक इन नेचर। कैसा होता है ये, डायनामिक इन नेचर। ठीक है, कोई दिक्कत। एंड तीसरा, वो प्रोसेस ही आपको इक्विलिब्रियम अटेन कर पाएगा जो प्रोसेस कैसा होता है, रिवर्सिबल। कैसा होता है, रिवर्सिबल। ठीक है, ये सब लिखते भी जा सकते हैं आप लोग, कोई बात नहीं, छोटी छोटी बातें हैं। चौथा, देखिए मान लीजिए ये कार्बन डाइऑक्साइड जो लिक्विड स्टेट में है, ये आपको CO2 गैसियस स्टेट में आता है और ये इक्विलिब्रियम अटेन कर रहा है। ठीक है, तो एट इक्विलिब्रियम इसके कंसंट्रेशन का और इसके कंसंट्रेशन का जब रेशियो लेंगे, कंसंट्रेशन समझ रहे हैं ना, इक्विलिब्रियम पे जो इसका कंसंट्रेशन होगा या फिर इसका कंसंट्रेशन होगा, उसका जो रेशियो होगा वो क्या होता है, हमेशा कांस्टेंट होता है। क्या होता है, कांस्टेंट होता है। मैंने आपको कल भी बताया था कंसंट्रेशन को कैसे डिनोट करूंगा मैं, ऐसे ब्रैकेट लगा करके, तो उसका मीनिंग समझ जाइएगा, कंसंट्रेशन ऑफ दैट स्पीशीज। ठीक है, क्या नाम है तुम्हारा, नाम ही भूल, संजना। ठीक है, अब ये जो कांस्टेंट है उस कांस्टेंट से आप एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन के बातें कर सकते। एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन, मान लीजिए इन दोनों का रेशियो से आपको एक टर्म निकल के आया, उसको मैं बोलता हूँ कांस्टेंट है, अच्छी बात है। अब उस कांस्टेंट की वैल्यू जितनी रहेगी, सब चर्चा होगी बाद में, सब आएगा, पूरा आएगा। इस कांस्टेंट के वैल्यू से आप क्या पता कर सकते हैं कि रिएक्शन किस हद तक प्रोसीड कर चुका। मैंने कल भी बताया था कि या तो हो सकता है कि रिएक्टेंट के साइज ज्यादा हो, या फिर हो सकता है प्रोडक्ट के साइज ज्यादा हो, या हो सकता है बीच में भी हो, ये भी हो सकता है। ठीक है, तो बेसिकली एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन इस कांस्टेंट से पता कर सकते हैं। ठीक है,
लिख लिया, लिख लिया, ठीक है। अब देखिए, अगर देखा जाए तो हम लोग इक्विलिब्रियम को दो पार्ट में रख सकते हैं। एक होता है फिजिकल इक्विलिब्रियम, दूसरा है आपको केमिकल। इसमें भी हम लोग कैटेगराइज कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। फिजिकल का मीनिंग आप लोग समझते ही हैं, द इक्विलिब्रियम जिसमें सिर्फ और सिर्फ आपको उसका फिजिकल स्टेट चेंज होता हुआ दिखाई देगा। फिजिकल फेज चेंज, फेज जिसको आप लोग बोलते हैं, स्टेट जिसको बोलते हैं, वो दिखाई देगा। जैसे सॉलिड टू लिक्विड बन जाना, लिक्विड टू गैस बनना है, सॉलिड टू गैस बन जाना। इन तीनों प्रोसेस में भी इक्विलिब्रियम तो अटेंड हो सकते हैं ना। इन तीनों प्रोसेस में केमिकली आपको एक्टिवनेस थोड़ी दिखता है, केमिकल तो सेम ही होते हैं। पानी को बर्फ रखिए कि पानी को पानी रखिए, पानी को पानी से सेंस आता है, पानी लिक्विड स्टेट में है, सेंस को समझो, ठीक है। तो या तो आप पानी को किस स्टेट में रखेंगे, सॉलिड में, या फिर पानी को किस स्टेट में रखेंगे, लिक्विड में रखेंगे। उसमें कोई चेंज आएगा क्या, चेंज आएगा क्या, रंग रूप में कोई चेंज आ जाएगा क्या, आ जाएगा। केमिकली दोनों अलग अलग चीजें हैं, तो हाँ क्यों बोल रहे हो तुमको केमिकली अलग अलग चीजें दिखती है दोनों। कोई बात नहीं, तो फिजिकल में बस उसका फेज चेंज होता हुआ दिखाई दे। केमिकल तो पूरा पढ़ना केमिकल ही है, फिजिकल बस थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। तो इक्विलिब्रियम दो तरीके के हो सकते हैं, एक हो सकता है फिजिकल, दूसरा हो सकता है केमिकल। पढ़ना सकने को केमिकल नहीं, फिजिकल सकने को क्या मतलब, कोई मतलब, केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं ना, केमिकल नहीं देखेंगे, ठीक है, ठीक। अब फिजिकल इक्विलिब्रियम में मैंने क्या बोला आपको, क्या चेंज होता हुआ दिखाई देगा, स्टेट चेंज दिखाई देगा, फेज चेंज होता हुआ सिर्फ दिखाई देगा। तो पहला हम लोग देखते हैं, H2O का एग्जांपल लेता हूं मैं, ठीक है। ठीक है, H2O सॉलिड स्टेट से बर्फ से क्या बन रहा है, पानी बन रहा है। तो देयर इज ओनली फेज चेंज, ठीक है, और कोई दिक्कत नहीं है। ये एक रिवर्सिबल प्रोसेस है। अगर कंडीशन दिया, इक्विलिब्रियम दो चीजों पे बहुत डिपेंड करती है। एक तो मान लो रिवर्सिबल तो होनी ही चाहिए, वो तो मस्ट सेटिस्फाइड कंडीशन है। दूसरा है आपको कि टेम्परेचर क्या है, प्रेशर क्या है, और कंडीशन क्या आप दे रहे हैं, इस पे बहुत डिपेंड करती है। अगर आपने उसका कंडीशन चेंज कर दिया तो इक्विलिब्रियम आपको डिस्टर्ब बहुत आसानी से हो जाता है। इक्विलिब्रियम हो सकता है अटेंड ही ना करे बहुत जल्दी। तो इक्विलिब्रियम अटेंड करना कंडीशन फेवरेबल चीज है, आपको हमेशा कंडीशन देना पड़ेगा। जैसे आप जानते हैं कि सॉलिड से लिक्विड बनाना है H2O को, इसके लिए कंडीशन देना पड़ता है कि नहीं देना पड़ता है। अगर मैं चाहूंगा कि -4 डिग्री सेल्सियस पे सॉलिड टू लिक्विड बनाओ, तो आप समझते हैं कि नहीं बना पाऊंगा। अगर मैं चाहता हूं 39 डिग्री सेल्सियस पे लिक्विड टू सॉलिड टू लिक्विड बनाओ, मैं नहीं बना पाऊंगा। तो एक कंडीशन डिपेंडेंट चीजें हैं, ठीक है। अब कहीं ना कहीं बीच में जहां पे एक ऐसा क्षण आएगा कि सॉलिड अपना लिक्विड स्टेट चेंज कर रहा होगा और लिक्विड भी किस में बन रहा होगा, सॉलिड। इक्विलिब्रियम ध्यान से समझो, इस प्रोसेस को देखोगे तो यहाँ पे सिर्फ तुमको ऐसा नहीं दिख रहा है कि बर्फ पिघल के पानी बन रहा है, बल्कि साइमल्टेनियसली, मैंने कहा डायनेमिक इक्विलिब्रियम है, इधर इधर से भी हो रहा है तो इधर से भी होगा। लिक्विड भी किस में कन्वर्ट हो रहा है, बर्फ में कन्वर्ट हो रहा है। अच्छा, ओवरऑल क्या हो सकता है, मान लो इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश नहीं हुआ है, ओवरऑल क्या हो सकता है कि अगर आपने टेम्परेचर थोड़ा कम रखा है तो लिक्विड टू सॉलिड बनने की टेंडेंसी क्या होती है, कम होती है। अब सॉरी, उल्टा बोल दिया मैंने, लिक्विड टू सॉलिड बनने की टेंडेंसी क्या होगी, ज्यादा होगी, और सॉलिड टू लिक्विड बोलने की टेंडेंसी, बनने की टेंडेंसी क्या होगी, कम होगी। ये आपने बस कंडीशन क्या रखा है, थोड़ा टेम्परेचर कम रखा। अगर यही टेम्परेचर क्या कर दोगे, हाई कर दोगे,
तो फिर सॉलिड टू लिक्विड बर्फ तुरंत पिघल के किस में आ जाता है। लेकिन ये भी हो रहा है अगर क्लोज्ड है। आपको सिस्टम कैसा होना चाहिए, जो वहां ये कैरेक्टरिस्टिक छूट गया था ना, ओहो, ये बहुत मच सेटिस्फाइड कंडीशन है। सिस्टम कैसा होना चाहिए, ओपन सिस्टम में इक्विलिब्रियम लाना ना, कैसे कर पाओगे, तुम ही बोलो ना, बोलो। हाँ यही तो बोलना था, ओपन सिस्टम में इक्विलिब्रियम कैसे कर पाओगे। इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश करने के लिए कैसा सिस्टम चाहिए तुम्हें, क्लोज सिस्टम। कैसा सिस्टम चाहिए, ठीक है, समझ रहे बातों को। तो अगर तुमने क्लोज सिस्टम रखा है और टेम्परेचर ज्यादा रखा है तो इसका मतलब है सॉलिड टू लिक्विड बनने की टेंडेंसी ज्यादा है। समझ रहे बातों को, मतलब कंडीशन डिपेंडेंसी। अब आ जाओ बीच में, बीच में मतलब वो तुम 0, 1, 2, 3, 4 ये वाले टेम्परेचर रेंज में आ जाओ, क्योंकि उसी टेम्परेचर रेंज में क्या हो सकता है, इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश होने के चांसेस है। बाकी में तो बड़ा मुश्किल काम है। समझ रहे बातों को। तो मान लेते हैं कि इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश कहाँ होता है जनरली, बताओ। सॉलिड टू लिक्विड H2O बन रहा होगा तो सॉलिड टू लिक्विड बनने के प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम लोग, क्या फ्रीजिंग बोलते हैं। सॉलिड टू लिक्विड को क्या बोलते हैं, और लिक्विड टू सॉलिड को क्या बोलते हैं, फ्रीजिंग। वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट कितना होता है और मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है। मेल्टिंग होता है 100 डिग्री सेल्सियस और फ्रीजिंग, गलती, कोई बात नहीं, गलतियां हो जाती है। कितना होता है, सेम होता है। अब बोलोगे सर कैसी बातें कर रहे हैं, वो इक्विलिब्रियम के कॉन्सेप्ट से ही आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे दोनों प्रोसेस हो रहा है, मेल्ट भी हो रहा है और फ्रीज भी हो रहा है। देखो ध्यान से, मेल्ट भी हो रहा है और फ्रीज भी हो रहा है, तो दोनों अलग अलग पॉइंट नहीं। अब मान लो कि मैंने सिस्टम को रखा हुआ है कहाँ पे, 0 डिग्री सेल्सियस पे। अब तुम्हारा इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश होने के चांसेस बहुत अच्छे हैं, ठीक है। अब इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश होगा। इक्विलिब्रियम कैसे स्टैब्लिश होगा, डायनेमिक इक्विलिब्रियम की बातें कर रहे हैं ना, तो जितना रेट होगा H2O का सॉलिड टू लिक्विड बनने में, वही रेट होगा H2O का लिक्विड टू सॉलिड बनने में। तो अगर इसका रेट R1 है, इसका रेट R2 है, तो दोनों क्या होंगे आपस में बराबर। तो जिस रफ्तार से ये सॉलिड टू लिक्विड बन रहा होगा उसी रफ्तार से, तो आपको कोई ओवरऑल चेंज दिखेगा क्या, बोलिए ओवरऑल चेंज दिखेगा क्या, नहीं दिखेगा ना। अब एक और ध्यान की बात समझना, तुम जिस पॉइंट को मेल्टिंग या फ्रीजिंग पॉइंट कहते हो, उस पॉइंट पे ये दोनों स्टेट पॉसिबल होता है। ये दोनों स्टेट है, H2O लिक्विड भी है, H2O, ये दोनों स्टेट उस पॉइंट पे मौजूद है। आपको समझ रहे बातों को। तो तुम लोग ऐसा मत 0 डिग्री पे क्या होता है, बर्फ होता है ना, 0 डिग्री पे क्या होता है, पानी भी होता है। समझ रहे बातों को। तो कैसे कैसे तुम्हारी भ्रांतियां दूर हो रही है आज, भांडे सीख के जाओगे ना ये सब। हाँ घर पे जाके बोलना ये सब, फिर समझ रहे पिताजी तुम्हारा क्या करेंगे, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ पे। अब सवाल आता है कि ये प्रोसेस हो रहा है मेल्टिंग, एक प्रोसेस हो रहा है फ्रीजिंग, ये डिफाइन कैसे होता है, कैसे डिफाइन करते हैं कि ये मेल्टिंग पॉइंट है, ये टेम्परेचर है जिसपे मेल्ट कर रहा है। इसका डेफिनेशन मैंने जब शुरुआत की कक्षाएं ले रहा था तो बताया था। शुरुआत के जो बच्चे होंगे, रिशु शुरुआत वाला है, उतना भी शुरुआत वाला है, वो शुरुआत की है। हाँ वो दोनों भी है, ये भी था। शुरुआत से हो तुम, डे फर्स्ट से 15 दिन में तो बता दिया होगा मैंने, कोई बात नहीं। तो हम लोग जब मेल्टिंग या फ्रीजिंग डिफाइन करते हैं तो हम इक्विलिब्रियम का ही सहारा लेते हैं। किसका सहारा लेते हैं, इक्विलिब्रियम का ही सहारा लेते हैं। कैसे,
देखो कैसे डिफाइन होता है मेल्टिंग पॉइंट या फ्रीजिंग, किसी भी सब्सटेंस का मेल्टिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट कैसे डिफाइन होता है। क्या हुआ, तो मर जाओ। देखो मेल्टिंग पॉइंट, कैसे डिफाइन करते हैं, द टेम्परेचर एट विच the vapor pressure of solid state and the vapor pressure of liquid state are equal to 1 atmospheric pressure, 1 atm के बराबर हो जाएगा जब, या फिर चलो इसको दूसरे तरीके से भी देख लेते हैं, समझो ध्यान से। वैसा टेम्परेचर 1 atm प्रेशर, नॉर्मल प्रेशर कितना होता है हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1 atm, 1 atm प्रेशर पे जब जिस टेम्परेचर पे ये दोनों स्टेट इक्विलिब्रियम अटेंड कर लेता है उसी को हम लोग क्या नाम देते हैं, मेल्टिंग पॉइंट। समझ रहे बातों को, 1 atm प्रेशर पे ये दोनों स्टेट जब क्या कर लेता है, इक्विलिब्रियम अटेंड कर लेता है, तो उस टेम्परेचर को क्या नाम देंगे, मेल्टिंग पॉइंट, या उसी को हम लोग क्या बोल सकते हैं, फ्रीजिंग पॉइंट। तो कैसे डिफाइन करोगे, द टेम्परेचर at which both state attain equilibrium ठीक है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, तो ये आपको कैसा चेंज था, पहला फिजिकल चेंज था जिसमें सॉलिड टू लिक्विड हो रहा था। अब हम लोग दूसरा चेंज देखते हैं, दूसरा चेंज में क्या होगा, लिक्विड टू साल्ट। ये तो वही बात है ना, इसमें सॉलिड टू लिक्विड और रिवर्सिबल प्रोसेस, तो ये लिक्विड तो सॉलिड भी तो हो ही रहा है। तुम लोग नशा ज्यादा कर लिए हो क्या, जब ये अब इसको रिएक्शन को उल्टा करके कोई लिख देगा तो अलग बात हो जाएगी क्या, ये तो एक ही बात है, थोड़ा कम किया करो, ठीक है, अच्छा रहे। हाँ हाँ, अरे ना तो जरूरी है, हाँ इसे कैसे हो मैं, हाँ क्या हुआ, मैं तो पढ़ा ही ना पाऊं, कम हुआ है इसीलिए। H2O लिक्विड टू, ठीक है, कोई दिक्कत, ये भी तो आपको एक फिजिकल चेंज है, इसमें भी तो स्टेट चेंज हो रहा है, लिक्विड स्टेट टू गैस स्टेट हो रहा है ना, यहाँ पे भी तो इक्विलिब्रियम अटेंड होगा कि जितना लिक्विड आपको बन रहा होगा उतना ही क्या होगा, गैस से लिक्विड बन रहा होगा, उतना ही लिक्विड टू गैस बन रहा होगा। इसमें भी एक पॉइंट होगा जहां पे इक्विलिब्रियम अटेंड हुआ होगा और उस पॉइंट के करस्पॉन्डिंग एक टेम्परेचर होगा और उस टेम्परेचर को हम लोग क्या नाम देते हैं, बॉइलिंग पॉइंट। क्या नाम देते हैं, बॉइलिंग पॉइंट। तो समझ रहे हो, फ्रीजिंग पॉइंट हो या बॉइलिंग पॉइंट हो, दोनों किसके करस्पॉन्डिंग डिफाइन है, इक्विलिब्रियम के कहाँ अटेन हो रहा है, समझ रहे हो। अब समझ में आ गया कि मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट कैसे डिफाइन करते हैं। तो ये मत बोल देना कि द पॉइंट एट विच मेल्ट, द पॉइंट एट विच बॉयल, सेंस ही नहीं है इसका, क्योंकि बॉयल होना तो 50 पे वो देखोगे ध्यान से तो पानी से वो निकलने लगता है, अरे 50 डिग्री सेल्सियस पे पानी से निकलने लगता है वो थोड़ा थोड़ा धुआं सा, मुस्कुरा कह रहे हो,
मतलब उसकी डेंसिटी थोड़ी कम होती है तुम्हारे वाले से, लेकिन निकलना शुरू तो हो ही जाता है। मतलब इन लोगों का एक होता है ना वो, हाँ, तो वो एक दुकान के जो है बोलता अब इतना इतना तुम लोग मुझसे मत तफसीस करवाओ, ये लोग समझ गए कि किस चीज की बातें हो रही है। ठीक है, हाँ साक्षी, कौन है साक्षी? अच्छा, तुम्हारे भी अलग से हैं है, कोई बात नहीं, तो मॉडर्न है, कोई दिक्कत, संकोच की कोई बात नहीं। अरे कोई दिक्कत, मैं कह रहा हूँ कोई दिक्कत नहीं। देखो ध्यान से, H2O क्या है? लिक्विड टू गैस, ठीक है। तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग हम क्या डिफाइन करते हैं? बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। अब बॉइलिंग पॉइंट का क्या होता है, क्या होगा डेफिनेशन? ना द टेम्परेचर एट विच, नहीं ये नहीं होगा। इक्विलिब्रियम में तो होगा ही, वो इक्विलिब्रियम में है। अब देखो ध्यान से, हम लोग इसको करते हैं वेपर प्रेशर के टर्म में बातें करते हैं। वेपर प्रेशर समझते हो तुम लोग? वेपर प्रेशर समझते हो? ओहो, इसमें कौन सी बड़ी बात है। ध्यान से समझ, ध्यान से। तुमने इसमें लिक्विड भरा हुआ था, ठीक है, क्लोज सिस्टम है, क्लोज है ना, क्लोज है ना, ठीक है। इसमें तुमने क्या भर दिया? H2O भर दिया। अब H2O क्या होगा? आपको वेपर स्टेट में आएगा, आएगा ना वेपर स्टेट में। तो जैसे ही वेपर फेज में आएगा, तो वेपर की एक बहुत ही अच्छी गुण है, क्या गुण है कि वो क्या करता है? प्रेशर अटेन करेगा, किसके? इस लिक्विड सरफेस पे। कोई दिक्कत? अब देखो इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश होना है, मतलब लिक्विड टू क्या बन रहा है? वेपर बन रहा है, वेपर टू लिक्विड, ये ऐसा प्रोसेस, ये यहाँ जा रहा है, ये यहाँ जा रहा है, ठीक है, ऐसा होगा। लिक्विड टू वेपर बन रहा है, वेपर टू, ऐसा होता है, तुम लोगों ने देखा होगा। प्रेशर कुकर पे खाना बनाया, कई लोगों ने बनाया है ना, तुम लोग तो देखे होगे प्रेशर कुकर, बनाए भी हो, वाह। तो जब तुम उसमें दाल पकाते हो, अब सुन लो कहानी, जब जब तुम उसमें दाल पकाते हो और दाल पकने के बाद जब सीटी वीटी दे देता है, जैसे खोलते हो ढक्कन, तो खोलते हो तो देखो उसके ऊपरी जो सरफेस होता है उस पर पानी की कुछ बूंदे होती है। तो इन लोगों को क्या लगा था? पानी की बूंदे उछल के उस पर चली जा रही थी, यही लग रहा था ना तुम्हें? तो क्या लग रहा था? अब तुम बोलो। पहले 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 मुझे तो ऐसा ही लगा था, फिर मुझे कुछ और लगने लगा। देखो ऐसा नहीं होता है, होता क्या है कि जब वो एक क्लोज सिस्टम होता है, तो वो जो वेपर बेसिकली बन रहा है आपका, वो उसके ऊपर जा रहा है, और साइमल्टेनियसली वेपर वेपर किस में चेंज हो रहा है? लिक्विड, लिक्विड तो वेपर में होगा, वेपर टू लिक्विड में होगा। क्यों बोलेंगे सर ऐसा क्यों होता है कि वो गैस ज्यादा बनता है, पानी सूख जाता है, इक्विलिब्रियम क्यों नहीं अटेंड होता है? तो मैंने कहा था आपको, इक्विलिब्रियम कंडीशन का चीज है, कंडीशन चेंज कीजिएगा तो इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होगा ना करेगा। वहां टेम्परेचर कितना रखते हैं आप लोग? कितना टेम्परेचर रखते हैं वहां पे दाल पकाने में? और कहाँ पे? 150-200 डिग्री। 150 से तो कम नहीं रखते होगे, अच्छा खासा टेम्परेचर रहता है। तो 150-200 डिग्री सेल्सियस पे कहाँ से इक्विलिब्रियम तुमको मिल पाएगा? तो ज्यादा टेंडेंसी क्या है, लिक्विड किस में कन्वर्ट होगा? लेकिन वेपर में लिक्विड के कन्वर्ट होने के भी चांसेज हमेशा रहते हैं, भले ही कम हो। अगर वही तुम उसको कूल कर देते तो ज्यादा चांसेस क्या था? वेपर को
तो वो तो कंडीशन पे, मैंने पहले ही कह दिया इक्विलिब्रियम किस पे डिपेंड करता है, कंडीशन पे। वहां तुमने ऐसा कंडीशन दिया है कि ज्यादा से ज्यादा लिक्विड चेंज हो पाएगा वेपर में, तो कभी इक्विलिब्रियम अटेन हो पाएगा। लेकिन वेपर टू लिक्विड बनना और लिक्विड टू वेपर बनना ये होगा, भले ही दोनों का रेट अलग अलग होगा लेकिन होगा तो जरूर। समझ गए बातों को? तो अच्छा, अब क्या होगा, मैंने कहा वेपर जो आपको बन रहा था तो वो क्या करता है, आपको प्रेशर अटेंड करता है। किस पे अटेंड करता है प्रेशर? लिक्विड के सरफेस पे। उसी को हम लोग नाम देते हैं क्या, वेपर प्रेशर। ठीक है, समझ रहे हैं? जब ये वेपर प्रेशर, जब ये वेपर प्रेशर 1 एटीएम के बराबर हो जाएगा, 1 एटीएम मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो जब वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाता है, उस टाइम जो आपका टेम्परेचर रहता है उसी को हम लोग क्या नाम देते हैं, बॉइलिंग पॉइंट। समझ गए बॉइलिंग कैसे डिफाइन होता है? समझे तुम हाँ, यस तुम, ठीक है। लिखो जल्दी लिखो, तो समय मत बर्बाद करो, जल्दी लिखो। तीसरा स्टेट भी देख ही लो तुम लोग, उसके बाद लिखना। तीसरा स्टेट में क्या होगा, सॉलिड टू, हाँ, ये भी इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश करता है। जैसे और इस प्रोसेस को हम लोग क्या नाम देते हैं, सब्लिमेशन। तो यहाँ पे भी आपको इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो सकता है। बहुत सारे ऐसे केमिकल्स होते हैं जो आपको सब्लिमेशन करते हैं, जैसे नेफ्थलीन होते हैं, कैम्फर होते हैं, आयोडीन भी करता है जनरली। ठीक है, तो इन सारे फिजिकल प्रोसेस में अगर आप ध्यान से देखेंगे कुछ नहीं हो रहा है, बस स्टेट का चेंज हो रहा है। और स्टेट का चेंज होने के साथ साथ जो स्टेट आपको रिवर्सिबल है वो आपको इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश कर सकते हैं, उसमें ये एबिलिटी है वो इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश करे। ठीक है, इसको जल्दी से लिख डालो। क्या हुआ, तुम उसको क्यों फाड़ रहे हो? तो लिखो, तुम्हारा दोस्त नहीं आया आज?
लिख लिया? लिख लिया? सभी लोगों ने लिख लिया है? हम्म। मैंने अभी अभी आपको कहा कि इक्विलिब्रियम होने के लिए एक रिवर्सिबल रिएक्शन मस्ट सेटिस्फाई। वन यूनिडायरेक्शन रिएक्शन आपको कभी इक्विलिब्रियम नहीं दे पाएगी। स्थापित तो करने के लिए दोनों तरफ से प्रोसीड करना जरूरी है। एक ही तरफ से प्रोसीड करने वाला कभी इक्विलिब्रियम कभी ना कभी तुमको वो ब्रेक करना पड़ सकता है। तो जैसे मान लो एक रिएक्शन है A प्लस बी, ये क्या देता है C प्लस, ठीक है। ये कैसा रिएक्शन है? रिवर्सिबल है, जिसमें रिएक्टेंट तो क्या बन रहा है? प्रोडक्ट बन रहा है। किसी को इसमें डाउट है? मैं कहता हूं एट किसी मोमेंट ये इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश करता है। तो अभी अभी मैंने इक्विलिब्रियम का डेफिनेशन आपको, जो सबसे अच्छा डेफिनेशन है वो क्या मैंने आपको बता दिया कि द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट टू रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? केमिकल इक्विलिब्रियम। समझ गए? तो यहां से हम लोग केमिकल इक्विलिब्रियम डिफाइन करोगे तो क्या लिखोगे? द स्टेट एट विच rate of formation of ठीक है, समझ गए? यहाँ पे जो रेट की बातें कर रहा हूँ मैं, किस रेट की बात कर रहा हूँ? टाइम रेट की। किस रेट की बात कर रहा हूँ? टाइम रेट की। और चेंज कौन होगा आपको? या तो कंसंट्रेशन चेंज होगा या फिर प्रेशर, यही दोनों चेंज होगा। तो टाइम के साथ कंसंट्रेशन जो इसका चेंज होगा और टाइम के साथ जो कंसंट्रेशन इसका चेंज हो रहा है, उन दोनों का रेट क्या हो जाएगा? इक्वल हो, जीरो नहीं हो जाएगा। जीरो होने और इक्वल होने में, जीरो होने में और इक्वल होने में फर्क होता है, बहुत फर्क होता है। जीरो नहीं होगा, क्या होगा? इक्वल होगा। कोई दिक्कत? ठीक है। तब इस रिएक्शन का एक ग्राफ जनरली देखा जाए तो हम एक ग्राफ बनाना चाहते हैं, ठीक है। क्या बनाना चाहते हैं? ग्राफ बनाना।
ठीक है। समझ रहे बातों को? अब ध्यान से देखिए, ए प्लस बी क्या कर रहा है? अब प्रोडक्ट जब रिएक्शन शुरू हुआ होगा उस समय रिएक्टेंट क्या होंगे? ज्यादा मात्रा में होंगे, ऑब्वियस सी बात है। और प्रोडक्ट क्या होगा? कम मात्रा में होगा। तो रिएक्शन जब शुरू होगा तो रिएक्टेंट क्या होते धीरे धीरे कम होता जाएगा, प्रोडक्ट धीरे धीरे क्या होता जाएगा, और एक समय आएगा जब दोनों सेम हो जाएगा। एट दैट पॉइंट विल बी व्हाट? इक्विलिब्रियम पॉइंट। वो पॉइंट कौन सा है आपका? इक्विलिब्रियम पॉइंट है। कोई दिक्कत? समझ रहे हैं बातों को? मतलब इसके बाद देखिए इन दोनों का जो रेट है वो क्या हो गया है? कौन? तो इन दोनों का रेट जो है वो क्या हो गया है? सेम हो चुका है ना? तो इस पॉइंट को हम लोग क्या कहेंगे? इक्विलिब्रियम पॉइंट। ठीक है। अगर आपको इसमें डिस्टरबेंस नहीं ला रहे हैं तो ये अनादिकाल तक ऐसे ही चलता रहेगा। लेकिन समझते हो नेचर में तो डिस्टरबेंस लाना तय है, इसीलिए वो वैसा रह नहीं पाएगा हमेशा। इसीलिए अपना पोजीशन स्ट्रांग रखना चाहिए, पीछे जाके भी खुद को संभाल सको। ठीक है, तो आज की कथा यहीं रखी जाए, ठीक ना?